मित्रों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के संदर्भ में विशिष्ट अंतर को समझा था और इस अंतर में हमने सम्राट और राजमुकुट के अंदर जो एक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अंतर को दर्शाता है, उसके संबंध में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, राजमुकुट एक संस्था है और राजा एक व्यक्ति है। राजा नश्वर है और राजमुकुट अमर है। राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त है। राजा वास्तव में राजमुकुट का एक अंग है। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रश्मि प्रधान है। राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ ही राजमुकुट एक व्यक्तिगत रूप है और सम्राट एक व्यक्तिगत रूप है और राजमुकुट सामूहिक। विद्यार्थियों, इस अंतर की परिचर्चा के पश्चात आज हम राजमुकुट से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज क्राउन, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा राजपद पर आरूढ़ होते समय, सम्राट के पद को ग्रहण करते समय अपने सिर अथवा मस्तक पर धारण करता है। परंतु आजकल राजमुकुट ने वैधानिक महत्व को ग्रहण कर लिया है। जैसा कि ऑग एंग जिंग महोदय कहते हैं, राजमुकुट राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण सम्मिलित है। नेविल कर्क कहते हैं, वैधानिक रूप से आज भी राजा के पास वे सभी शक्तियां हैं जो किसी न किसी काल में थी। उसके नाम से उसका पालन होता था। वास्तव में वह यह है कि राजा की शक्तियां व्यक्ति से निकलकर अब उसके ऑफिस में आ गई है, अब उसके कार्यालय में आ गई है, जिसे राजमुकुट या क्राउन कहते हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, विद्वानों की इसी कथनों की श्रृंखला में हर्बर्ट फाइनर महोदय कहते हैं, क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। प्रोफेसर मुनरो महोदय कहते हैं, क्राउन को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है। प्रोफेसर मुनरो ने क्राउन को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है, जो न तो कभी शरीर धारण करता है और ना कभी मरता है। विद्वानों की उपयुक्त परिभाषाओं के बाद संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण करने वाली संस्था है, जिससे अभिप्राय राजा, मंत्री और संसद तीनों से लिया जा सकता है।
ये राजा, मंत्री और संसद तीनों का सम्मिश्रण है। यह वे संस्था है जिसको सम्राट की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित हो गए हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, सिडली लॉ ने क्राउन को एक सुविधाजनक काम चलाऊ उपकल्पना कहा है। और बेंडर फिलिप्स के शब्दों में क्राउन शब्द से शासन की शक्तियों के कुल योग का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची है। मित्रों, राज मुकुट से अभिप्राय के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा के पश्चात, राजमुकुट के अर्थ को जान लेने के पश्चात अब हम मुकुट की जो शक्तियां और कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत कहे जा सकते हैं, और वो दो स्रोत कौन कौन से हैं? पहला परमाधिकार और दूसरा संविधि। परमाधिकार से तात्पर्य हमारा विशेषाधिकार से ही है, क्योंकि क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत उसके परमाधिकार है। और प्रारंभ में राजा चूंकि निरंकुश शासक होता था और वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार करता था। लेकिन धीरे धीरे संसद ने इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथों में ले लिया और कुछ अधिकार उपयोग में नहीं आने से अपने आप समाप्त हो गए। अब जो बन रहे हैं वे ही क्राउन के विशेषाधिकार हैं, परमाधिकार हैं। इस संबंध में डाइसी महोदय ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा है, विशेषाधिकार विवेक या निरंकुश शक्ति के आगे वे अवशेष अधिकार हैं जो किसी समय क्राउन के पास वैधानिक रूप से बचे रहते थे। इसी प्रकार ओग और जिंग महोदय कहते हैं, विशेषाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी के द्वारा प्रदान नहीं किए जाते अपितु चिरभोगाधिकार द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रथाओं तथा न्यायिक निर्णयों के द्वारा परिष्कृत किए जाते हैं और उस समय भी विद्वान रहते हैं जब संसद इतनी शक्ति प्राप्त कर लेती है कि वे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें समाप्त या संशोधित कर सकती है। मित्रों, विद्यार्थियों, क्राउन के इन प्रमुख विशेषाधिकारों के उदाहरण यदि हम देना चाहें तो सर्वप्रथम संसद को आमंत्रित करने का अधिकार, संसद को स्थगित करने का अधिकार अथवा संसद को भंग करने का अधिकार क्राउन का विशेषाधिकार कहलाता है। दूसरा उदाहरण यदि हम दें तो मंत्रियों अथवा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो इसी श्रेणी के अंदर रखा जा सकता है। इसके अलावा नए पीयर बनाना, युद्ध की घोषणा करना अथवा दूसरे देशों के साथ संधि करना, समझौते करना भी इसके विशेषाधिकारों के अंतर्गत ही माने जाते हैं। अपराधियों को क्षमा प्रदान करने वाला अधिकार जो कि भारत के संदर्भ में भी राष्ट्रपति के सम्मुख है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया है, विशेषाधिकार दिया है कि वह अपराधियों के दंड को कम भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है। इसी प्रकार का विशेषाधिकार ब्रिटेन के राजमुकुट को दिया गया है। मित्रों, विद्यार्थियों, राजमुकुट की ये प्रथम विशेषाधिकारों की चर्चा के पश्चात इसका दूसरे प्रकार का जो अधिकार है उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। आप जानते हैं, सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत वे कानून है जिनके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया है। इसके अलावा उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित अथवा व्यापक बनाया है। कानून के इस स्रोत से क्राउन को मिली कुछ शक्तियां इस प्रकार कही जा सकती है, जैसे विभिन्न प्रशासकीय विभागों के संचालन से संबंधित अधिकार, स्थानीय अधिकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार। विधि निर्माण के फलस्वरूप इस स्रोत की महत्ता और भी बढ़ गई है। कानून के स्रोत की महत्ता
उसका महत्व और भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। मित्रों, विद्यार्थियों, इतनी परिचर्चा के पश्चात अब हम राजमुकुट की शक्तियों को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली, कार्यकारिणी शक्ति। राजमुकुट की पहली शक्तियां कार्यकारिणी शक्ति के रूप में दिखाई देती, और कार्यकारिणी शक्ति से तात्पर्य हमारा सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में है। दूसरी शक्ति हमें इसे विधायी शक्तियों के रूप में रख सकते हैं, और तीसरा प्रकार न्यायिक शक्तियों के रूप में है, और चौथा प्रकार धार्मिक शक्तियों के रूप में है। इस प्रकार क्राउन राजमुकुट की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: कार्यकारिणी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और धार्मिक शक्तियां। मित्रों, सर्वप्रथम हम राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियों पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं, क्राउन इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका है। वह राज्याध्यक्ष है, देश का समस्त शासन उसी के नाम से संचालित किया जाता है, और उसकी कार्यपालिका संबंधियां जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उन्हें हम निम्न प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। पहला, राजमुकुट राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। दूसरा, राजमुकुट ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राजमुकुट ही अथवा क्राउन ही अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वे न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को अपने पद से भी हटा सकता है। इन सभी के साथ ही क्राउन को सेना का प्रधान भी माना जाता है, और वह जल का, थल का और नभ का तीनों प्रकार की सेनाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। जल, थल और नभ यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों प्रकार की सेना के अधिकारियों की जो प्रमुख हैं, उन प्रमुखों की नियुक्ति भी क्राउन के द्वारा ही की जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, कार्यकारिणी शक्तियों के अंतर्गत ही क्राउन ही शासन पर नियंत्रण रखता है, और देश का समस्त शासन उसी के नाम से संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा क्राउन इंग्लैंड के विदेशों से संबंधों का संचालन भी क्राउन के द्वारा भी किया जाता है, और उसी के नाम से संचालित किया जाता है। इसके अलावा वह अन्य देशों में ब्रिटेन के राजदूतों की नियुक्ति करता है, वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्रों को ग्रहण भी करता है। वह उपनिवेशों के शासन की देखभाल भी करता है। वह उपनिवेशों के गवर्नरों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण करता है, उसका संचालन करता है, और देश का आय और व्यय भी उसी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसी के साथ वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख भी करता है और नियंत्रण भी करता है। राजमुकुट की कार्यकारिणी शक्तियों के विवेचन के पश्चात ऑग महोदय ने क्राउन की सामूहिक शक्ति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति से की है, और कहा है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रशासन की व्यापक शाखाओं और प्रशाखाओं का संचालन करता है, ठीक उसी प्रकार ब्रिटेन में भी राजमुकुट के नाम से प्रसिद्ध सामूहिक शक्ति अपनी देखभाल और अपने नियंत्रण में राष्ट्रीय कानूनों को लागू करती है, राष्ट्रीय करों को वसूल करती है, राष्ट्रीय व्यय का प्रबंधन करती है, और अनेक ऐसे कार्यों को भी करती है जिनका करना देश के शासन कार्य के लिए और देश के संचालन करने के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। विद्यार्थियों, मित्रों, राजमुकुट की शक्तियों के इस विवेचन में, कार्यकारिणी शक्तियों के विवेचन के पश्चात
अब हम विधायी, न्यायी और धार्मिक शक्तियों का वर्णन, विवेचन, इस पर परिचर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।